देखिए, आज के क्लास में जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपसे ब्लड ग्रुप के संदर्भ में बात किया और रुधिर वर्गों की वंशागति के संदर्भ में बात किया, और मैंने आपको ये बताया अगर ए बी वर्ग का 0 से विवाह होता है तो कौन से वर्ग के संतान की संभावना बनती है। ये अगर आप इसमें से क्वेश्चन, मैंने आपको लास्ट बताया भी था कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं दोनों से आता है। अगर ए का विवाह बी से होता है तो आपको मैंने कल की क्लास में बताया कि सारी संतानें जो होंगी इनकी वो ए वर्ग की या बी वर्ग की, ए बी या 0, यानी चारों वर्ग की संतानें दोनों में विवाह हो तो संभावना है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, जैसा कि क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, कि अगर इन दोनों का विवाह होता है तो जिस वर्ग के माता पिता हैं उस वर्ग की इनकी एक भी संतान संभव नहीं है। अगर ए बी और 0 का विवाह होता है तो इनकी संतानें या तो ए वर्ग की होंगी या बी वर्ग की होगी, ना 0 वर्ग की संतान संभव नहीं है और ना ए बी वर्ग की संतान, यानी जिस वर्ग के माता पिता उस वर्ग की संतान नहीं हो सकती, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर में मैं बात करता हूं आर एच तत्व की वंशागति, यानी इनहेरिटेंस ऑफ आर एच फैक्टर। हिंदी में बोलेंगे आर एच तत्व की, नोट कर लीजिएगा, आर एच तत्व को इंग्लिश में फैक्टर, आर एच तत्व की वंशागति। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, एक ही जगह से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है कि अगर आर एच पॉजिटिव पुरुष है और इसकी शादी होती है आर एच निगेटिव स्त्री से, तो ही समस्या होती। याद होगा जब मैंने प्रॉब्लम नंबर 2 बताया था कि आर एच पॉजिटिव वाला रक्त आर एच निगेटिव को नहीं दे सकता। सेम स्थिति है, अगर पुरुष पॉजिटिव है स्त्री निगेटिव है तो समस्या होगी। अब अगर पुरुष पॉजिटिव स्त्री पॉजिटिव नो प्रॉब्लम, दोनों निगेटिव नो प्रॉब्लम। अब अगर स्त्री पॉजिटिव हो जाए पुरुष निगेटिव हो जाए तो भी कोई समस्या नहीं। समस्या इसी विवाह में होती कि अगर पुरुष आर एच पॉजिटिव है और स्त्री आर एच निगेटिव है तो इस दशा में क्या होगा कि इनकी जो संतान होगी, इनकी प्रथम संतान यानी फर्स्ट चाइल्ड जो होगा, क्योंकि इन दोनों में विवाह होगा तो संतानें पॉजिटिव ही होंगी। उसका कारण हम जेनेटिक्स जब आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आर एच पॉजिटिव का जो कारक जीन कैपिटल आर है और आर एच निगेटिव का जो कारक जीन है वो स्मॉल आर। अब आप पूछेंगे सर जीन क्या होता है, तो थोड़ा सा रुकिए, जब मैं अनुवांशिकता पढ़ाऊंगा उस समय जीन के संदर्भ में पूरी बात करूंगा। तो आर एच पॉजिटिव का जीन आर कैपिटल आर है और आर एच निगेटिव का कारक जीन स्मॉल आर है। आपको याद होगा कक्षा 9-10 में आपने पढ़ा होगा, लंबा और बौने पौधे में क्रॉस कराते हैं तो सारे लंबे आते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर पर प्रभावी है, यानी इन दोनों का जो विवाह होगा तो इनके जो बच्चे होंगे वो आर एच पॉजिटिव होंगे। अब मां निगेटिव है, बच्चा पॉजिटिव है, तो पहली संतान तो बच जाती है कोई तरीके से। अन्य संतानों में रोग होता है, इसको कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इस रोग के कारण पहली संतान तो उनकी बचेगी, दूसरी तीसरी जितनी भी होंगी उनकी मृत्यु हो जाएगी। कभी भी आर एच तत्व की वंशागति से क्वेश्चन आता है तो यही आता है। कभी आपसे नहीं पूछेगा निगेटिव का विवाह क्या होता है तो क्या होगा, अरे निगेटिव का विवाह होगा तो सारे बच्चे निगेटिव होंगे और उनमें कोई समस्या नहीं होगी। पॉजिटिव का विवाह होगा सारे बच्चे पॉजिटिव होंगे, दोनों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर ये आर एच निगेटिव हो जाए या आर एच पॉजिटिव हो जाए तो इस दशा में क्या होगा, सारी संतानें में कोई समस्या नहीं होगी। समस्या तो यहाँ पे होती, पुरुष आर एच पॉजिटिव और स्त्री आर एच निगेटिव होगी तभी समस्या होगी। यानी कुल मिला के यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पहली संतान समान
अन्य संतानों में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस नामक रोग होता है। ये रोग को याद करिए कि अगर इन दोनों का विवाह होगा तो इनकी पहली संतान बच जाएगी, इसको नोट करके रखिए अपने हिसाब से, और अन्य संतानों में ये रोग होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। रुधिर वर्ग के बारे में डिस्कशन मैंने किया और रुधिर वर्ग की वंशागति में डिस्कशन किया। अब आज मैं बात करूंगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ब्लड कंपोजिशन, रुधिर का संगठन। जो शुरुआत में थोड़ा मैंने इसको बताया था, अब इसको समझना इसलिए जरूरी है कि अगर वर्तमान में देखें तो वैक्सीन की बात होती है, mRNA वैक्सीन, कभी नोबेल देखेंगे तो mRNA वैक्सीन को नोबेल मिला, क्वांटम डॉट में भी नोबेल मिला केमिस्ट्री में, वो भी 40 साल के बाद मिला। तो पहले बात करते हैं रुधिर का संगठन, यानी ब्लड कंपोजिशन। तो रुधिर का संगठन को समझने से पहले कुछ चीजें मैं सामान्य सी जानकारी रुधिर के बारे में अवश्य ले लीजिए, चाहे तो आप उसको अपने हिसाब से नोट करते रहिए कि रुधिर का जो अध्ययन हम करते हैं वो भाग होता है जिसको कहते हैं हीमाटोलॉजी। रुधिर जो आपका होता है वो तरल होता है, तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, तरल संयोजी ऊतक। हिंदी में, इंग्लिश में कहेंगे लिक्विड कनेक्टेड टिश्यू होता है। और यहां से जो एक प्रश्न पूछता है कि आपका रक्त जो होता है वो, यहां से कई बार आया, आपका रक्त जो होता है वो हल्का क्षारीय होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, और आपके रक्त का जो पीएच होता है वो 7.3 से लगभग 7.4 के लगभग होता है, यानी हल्का क्षारीय होता है। आप जानते होंगे कि 7 से कम हो जाता है तो अम्ल हो जाता है, 7 से अधिक हो जाता है क्षार। तो यहां से क्वेश्चन भी आया है, आपका रक्त जो होता है वो हल्का क्षारीय होता है। और एक चीज और आपको बता दें, आपके शरीर के कुल भार का, जितना आपका शरीर का भार है, कुल भार का लगभग 7 से 8% ब्लड होता है। शरीर के कुल भार का 7 से 8% रक्त होता है। जैसे अगर एक 70 केजी के व्यक्ति की बात करें, एक 70 केजी का व्यक्ति है तो उसमें कितना रक्त होगा? लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होगा। एक 70 केजी के व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। स्त्रियों में रक्त की मात्रा पुरुषों की तुलना में लगभग 15 से 20% कम होती है। ये ध्यान रखिए, स्त्रियों में रक्त की मात्रा पुरुषों की तुलना में लगभग 15 से 20% स्त्रियों में रक्त कम पाया जाता है। ये तो एक समान सी जानकारी है रक्त के बारे में। अब इसके रक्त के संगठन के बारे में खूब अच्छे से समझना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब रुधिर के संगठन के संबंध में हम थोड़ा सा बात करते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके रुधिर के संगठन की बात करें तो आपका रक्त, मैंने इसको पहले भी बताया है, दो भागों से मिलकर बना है। एक तो प्लाज्मा है जो 55% भाग को बनाता है, और दूसरा ब्लड सेल्स है। अब आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है ये वाला भाग, लेकिन थोड़ा सा इसको जानना पड़ेगा। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है, हरे पीले रंग का तरल होता है। प्लाज्मा बेसिकली 3 चीजों से मिलकर के बना है। एक तो इसमें सॉलिड यानी ठोस होता है, सॉलिड। दूसरा इसमें वाटर होता है। तीसरा इसमें गैसेस होती है। सॉलिड लगभग इसके 8% भाग को लगभग बनाता है। वाटर की बात करें तो 92% के लगभग वाटर इसमें पाया जाता है।
और प्लाज्मा में घुली हुई मुख्य रूप से 3 गैसें दिखेंगी। एक तो ऑक्सीजन है, एक CO2 है, एक N2 नाइट्रोजन। आपको थोड़ा सा ये समझना, ये इंपॉर्टेंट है। सॉलिड में क्या क्या होता है? सॉलिड में बहुत सारे पदार्थ आपके रक्त प्लाज्मा में घुले हुए कई सारे पदार्थ होते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पदार्थ जो प्लाज्मा में होता है वो है प्रोटीन। अब आपके रक्त के प्लाज्मा में जो महत्वपूर्ण प्रोटीन है, तो बहुत सारे प्रोटीन, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रोटीन है उसके बारे में बात करते हैं। एक तो आपकी इसमें एल्ब्यूमिन, यानी आपके रक्त के प्लाज्मा में कहिए या आपके रक्त में कहिए, सबसे ज्यादा मात्रा में जो प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन होती है, और सबसे छोटे अणु वाली प्रोटीन होती है। दूसरी जो प्रोटीन होती है वो होती है प्रोथ्रम्बिन। ये जो चीजें पढ़ा रहे हैं आपको लगता होगा अरे सर ये सब थोड़ी ना पूछता होगा, अभी देखेंगे इसका महत्व कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी वर्ड मेरा ऐसा नहीं जो आपको एग्जाम में काम ना दे। तीसरा जो प्रोटीन इसमें होता है वो है फाइब्रिनोजन। और चौथी जो प्रोटीन इसमें होती है वो है ग्लोब्यूलिन। अब देखिए ये वाली जो प्रोटीन प्लाज्मा में है ये नर्सिंग का काम करती है, पोषण प्रदान करती है रक्त की कोशिकाओं को। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, अभी आगे बात करेंगे भी इसका। ये क्या करती है? जब आपको चोट लगता है तो शरीर से रक्त बाहर निकलता है। अगर जो आपको, जैसे आपका ये शरीर का हिस्सा यहाँ चोट लग गई, लगातार ब्लड बाहर निकलेगा। अब अगर इस होल को भरा नहीं जाएगा तो ब्लड तो सब बाहर निकल जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो जैसे ही चोट लगता है ये दोनों प्रोटीन वहां पर ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है, अर्थात वहां एक पैच लगाती है जिससे रुधिर का स्त्राव बंद हो जाता है। इसमें इन दोनों का महत्वपूर्ण रोल होता है। अब ये कैसे होता है थोड़ा सा वेट करिए, जब ब्लड क्लॉटिंग के समय बात करेंगे, चोट लगने पर रुधिर का थक्का कैसे जमता है उस समय आपसे बात करेंगे। तीसरी जो प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन, ये आपके शरीर में जो इम्यून सिस्टम है, आपके शरीर की जो प्रतिरोधक प्रणाली है, जैसे आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया घुसा, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए गोली चाहिए, एक हथियार चाहिए। वो गोली बनाएगा कौन? WBC। तो गोली बनाने के लिए, जैसे आप बुलेट कैसे बनी होती है, लोहे की या पीतल की बनी होती है ना, उसका मैन्युफैक्चर होता है। वैसे आपके शरीर में जो WBC है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए जिस बुलेट को बनाता है, उस बुलेट के लिए जो रॉ मटेरियल होगा वो ये होगा। इसका उपयोग करके बुलेट बना के सूक्ष्म जीवी को मारेगा। अब देखिए एक बहुत बड़ा अंतर है, थोड़ा सा समझते चलिए। अंतर यह है कि अगर आपने गोली बना लिया और आपके पास एक पिस्तौल या बंदूक है, चाहे किसी प्रकार के आदमी को मारे, जानवर को मारे, सब उस गोली से मारे जा सकते हैं। यहां पे अंतर क्या है कि हर प्रकार के सूक्ष्म जीवी को मारने के लिए अलग अलग प्रकार की गोलियां चाहिए, सबको एक गोली से नहीं मार सकते। इसलिए देखेंगे एंटीबायोटिक कई टाइप की होती है, वैक्सीन हर रोग की अलग अलग लगाई जाती है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। तो इस प्रकार से ये इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक प्रणाली में काम करता है, और ये दोनों जो है रुधिर का थक्का जमाने में काम। तब कैसे करता, थोड़ा वेट करिए आगे बताता हूं। तो ये मुख्य रूप से होता है। इसके अलावा इसमें कई सारे मिनरल होंगे, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कई सारे साल्ट भी इसमें घुले हुए पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आपको इसमें और कुछ नहीं पढ़ना, पानी आप जान ही रहे, गैस ये घुली हुई होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका जो हो जाता है इसमें ब्लड सेल्स। अब आइए ब्लड सेल्स की चर्चा हम करते हैं। आइए ब्लड सेल्स को देखते हैं।
देखो जो आपका ब्लड है, ब्लड के 45% भाग को ये ब्लड सेल्स बनाती है, 55 वो बनाते हैं। ब्लड सेल्स में जो मुख्य रूप से ब्लड सेल्स हैं, एक तो आपकी आरबीसी होती है, एक आपकी डब्ल्यूबीसी होती है, और एक आपका प्लेटलेट। जो तीन होते हैं। इसमें जो आरबीसी होता है, आरबीसी का अगर नाम कहें तो इसको हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसको इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, इसको रूब्रीसाइट्स भी कहते हैं। पूरा नाम रेड ब्लड सेल्स है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं या व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। प्लेटलेट्स की बात करें तो इसे हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ठीक, अब आइए एक एक करके इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, इसका क्या। जितना मोहब्बत से तीनों को काम को समझेंगे, उतना आपको शरीर की संरचना को समझने में आसानी होगी। ये तीनों को बहुत कायदे से पढ़ना। ये इम्यूनिटी से संबंधित है। जैसे कि किसी भी देश की रक्षा उस देश के सोल्जर करते हैं, थल सेना जल सेना होती, जो बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। ये जैसे कि घर आपको बनवाना है, घर में टूट फूट हो रही, सड़क सड़क टूट रही, ये हो रहा है, तो लेबर का जो काम करता है वो ये करता है। देखा होगा कि जब चिकनगुनिया या डेंगू फीवर होता है तो इसका नंबर तेजी से डिक्रीज होता है, क्योंकि ये क्या करता है, आपके शरीर में जो ब्लड कैपिलरी है, जिसमें लगातार रुधिर बह रहा है, तो रक्त दबाव के कारण यहाँ पे अक्सर रक्षा होता रहता है। तो प्लेटलेट क्या करता है, लगातार मरम्मत का काम करता है। अब इसकी संख्या घटती है तो क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है, कान से, मुंह से, नाक से। तो इसका लेबर का काम है, इसका काम सोल्जर है, और इसका एक महत्वपूर्ण एक ही काम है, इसका रक्त ऑक्सीजन को पकड़ना और शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम होता है। आरबीसी का ऑक्सीजन को पकड़ना और शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना, इसके बारे में डिटेल। तो सबसे पहले हम आपसे आरबीसी के बारे में बात करते हैं। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में डिटेल में बात करने से पहले आप पहले ये समझिए, ये तीनों पैदा कहां होते हैं, इन तीनों का निर्माण होता कहां है। भ्रूणी अवस्था में कहां होता है, और अभी आप वयस्क हो गए तब कहां होता है। तो पहले आइए देखते हैं इनका निर्माण कहां होता है, फिर आपसे बात करेंगे आरबीसी के बारे में और सबकी संख्या के बारे में। तो देखिए, आपके शरीर में हड्डियां होती हैं, बोन्स। तो हड्डियों में आपके शरीर में लॉन्ग बोन होती है। लॉन्ग बोन क्या होती है, जैसे आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो आपका थाई है ना, कमर के नीचे जो थाई है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। तो इसी तरह से और भी अन्य हड्डियां होती है। तो हड्डियों में देखेंगे, हड्डियों की रचना देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगी। हड्डी के बीच में ये पदार्थ होता है जिसे कहते हैं बोन मैरो, हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। कोशिश करिए कि जितनी भी टर्मिनोलॉजी है विज्ञान की, उसको अंग्रेजी में तैयार करेंगे, कभी दुखी नहीं होंगे। और हिंदी में तैयार करेंगे, वो पता नहीं हिंदी क्या बना के देते, कोई भरोसा नहीं। तो कई बार मैंने देखा, एक बार मुझे याद है कि 2005 या 6 की बात है, यूपीएससी में डायबिटीज इंसिपिडस रोक दिया, हिंदी लिख दिया उदक में। बच्चों ने कहा सर ये उदक में क्या है, मैंने कहा यार मुझको भी नहीं पता उदक में क्या है। मैंने उसकी हिंदी लिखाई थी मूत्रलता, और उसकी इंग्लिश है आपकी डायबिटीज इंसिपिडस। ये रोग हार्मोन से संबंधित, क्योंकि होता है कि बहुत सारा पर्यायवाची जिसको कहते हैं होता है।
तो हिंदी का बहुत बड़ा जाता हूं नहीं, मैं अंग्रेजी का बहुत बड़ा जाता हूं, लेकिन इंग्लिश के टर्म में खास बात ये होती है कि अगर एक इंग्लिश का टर्म है तो वही आपको मिलेगा पेपर में, उसके अर्थ को समझ के उसकी हिंदी बनाई जाती है, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। तो कोशिश करिए कि जितनी भी टर्मिनोलॉजी खासकर साइंस की है वो अंग्रेजी में तैयार करें। मुझको कोई दिक्कत है, मैं सारी हिंदी आपको बताता चलूंगा। अब जैसे बोन मारो है तो बोन मारो को हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं, अस्थि मज्जा। अब देखिए जो बोन मारो हड्डियों के बीच में होती है, एक्चुअल में ये दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं रेड बोन मैरो, बीएम का मतलब बोन मैरो, और एक होती है येलो बीएम यानी बोन मैरो। अब ये जो येलो बोन मैरो होती है ये इनएक्टिव होती है, इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब असक्रिय। लेकिन जो रेड बोन मैरो ये क्या एक्टिव। अब ये जो रेड बोन मैरो बेटा आपके शरीर में, ये रेड बोन मैरो तीन प्रकार की सेल्स इसमें महत्वपूर्ण होती है। रेड बोन मैरो में तीन प्रकार की, कौन कौन सी? देखिए एक सेल तो होती है जिसको कहते हैं इरिथ्रोइड, ये ध्यान रखिएगा नाम से, इरिथ्रोइड। इरिथ्रोइड क्या बनाएगी? आरबीसी। आरबीसी को इसीलिए नाम देते हैं इरिथ्रोसाइट्स। ये इरिथ्रोइड सेल है, ये क्या बनाएगी? आरबीसी। दूसरी होती है माइलॉइड, ये क्या बनाएगी? ये बनाएगी डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स को बनाएगी। देखा होगा कई लोगों में बोन मैरो थेरेपी की जाती है, जैसे ब्लड कैंसर है तो ब्लड कैंसर में बोन मैरो थेरेपी भी करते हैं। अभी करंट में तो 2022 में भी एक नई तकनीक डेवलप हुई है जिसमें ब्लड कैंसर का इलाज करते हैं, उसको कार टी सेल थेरेपी कहते हैं। वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से तकनीक डेवलप की है, लेकिन पुराना तरीका ये कि बोन मैरो थेरेपी करते हैं। जो ब्लड कैंसर का संबंध जो होता है वो डब्ल्यूबीसी से होता है। अब डब्ल्यूबीसी बनाता ये है तो दूसरे व्यक्ति के ब्लड से ये माइलॉइड सेल निकाल करके, यानी बोन मैरो निकाल करके, किसी स्वस्थ व्यक्ति से बोन मैरो निकालकर एक रोगी के बोन मैरो में डालना ही बोन मैरो थेरेपी इसीलिए कहा जाता है। और तीसरा जो होता है वो है मीगा कैरियो, दिखाई न दे यहां लिख देता हूं, मीगा कैरियोसाइट्स, मेगा कैरियोसाइट्स। अब ये जो तीसरी है मेगा कैरियोसाइट्स, ये वास्तव में बनाती है प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स बनाती है। तो वयस्क अवस्था में अगर प्रश्न आता है कि वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तो वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण जो होता है वो आपके बोन मैरो में होता है, और बोन मैरो में रेड बोन मैरो में होता है। आरबीसी का भी, डब्ल्यूबीसी का भी, प्लेटलेट्स का। अब लेकिन अब एक प्रश्न होता है कि अगर बच्चा छोटा है या भ्रूणी अवस्था है, भ्रूण अवस्था भी उसमें हड्डी बनी ही नहीं है, लेकिन अगर भ्रूण को देखें तो उसमें ब्लड होगा, हड्डी नहीं होगी। तो भ्रूणी अवस्था में ब्लड का निर्माण लीवर में और स्प्लीन में होता है, ये ध्यान रखिए। भ्रूणी अवस्था में जो निर्माण होता है वो स्प्लीन और लीवर में होता है। वयस्क अवस्था में ये बोन मैरो में होने लगता है। ये तो मैंने ब्लड के ओरिजिन के बारे में बात किया। अब सीधे आरबीसी के बारे में चर्चा करते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो इसके लिए एक फार्मूला लिखूंगा कि इससे आपको क्या होगा, समझने में आसानी होगी।
एक एक फार्मूला मैंने बनाया है, उस हिसाब से आपको मैं चर्चा करूंगा इसके बारे में, तो आपको समझने में आसानी होगी। फार्मूला क्या है? आरबीसी को मैंने इरेथ्रोसाइट बनाया, एक इस तरह से देखिए, ओ ए एस एल एच सी बी। अगर आप ये समझ गए तो पूरी आरबीसी समझ गए। कैसे? एक को लेकर चलते, ओ का मतलब है ओरिजिन। अभी ओरिजिन मैंने बताया, ये आरबीसी का निर्माण कहां होता है? वयस्क अवस्था में। वयस्क अवस्था में रेड बोन मैरो में होता है। बोन अवस्था में कहा होता है? लीवर में और स्प्लीन में होता है। स्प्लीन में खास बात और है, ये और आगे बताऊंगा। स्प्लीन को कई बार क्वेश्चन मिला है। स्प्लीन को शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं, शरीर का रुधिर बैंक स्प्लीन, हिंदी में कहते हैं प्लीहा को कहा जाता है, शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। और स्प्लीन को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। एस का मतलब हुआ यानी आकार। तो आरबीसी जो होती है वो आपकी बाई कान की होती है। बाई कान का मतलब उभयो अवतल। जो नहीं जानते हैं वो लिख लीजिएगा, उभयो अवतल। यानी शेप आरबीसी का देखेंगे तो लगभग ऐसे होता है, गोलाकार होगा, उभयो अवतल। तो आरबीसी का शेप हो गया। अब अगले एस की बात करें, ये हो गया साइज। आरबीसी की साइज की बात करें तो आपकी आरबीसी जो होती है वो 7.5 से 8 माइक्रोन व्यास की होती है। 7.5 से 8 माइक्रोन व्यास की होती है। और खास बात ये होती है लगभग 1.5 से 2 माइक्रोन मोटी होती है। माइक्रोन तो जानते होंगे, 10⁻⁻6 मीटर। तो लगभग ये 1.5 से 2 माइक्रोन मोटी होती है आपकी आरबीसी। ये ओ डबल एस का मतलब समझ गए। अब ए पर आते, इससे क्या होगा, आपके दिमाग में पिक्चर बनेगी अगर ये याद कर लेंगे। ओ का मतलब, एस का मतलब, एस का। अब ए क्या होता है, आइए देखते हैं। ए से क्वेश्चन कई बार आया है। ए का मतलब होता है एज। आरबीसी की एज कितनी है? 120 दिन। आरबीसी की आयु 120 दिन की होती है। 120 दिन हो जाने के बाद आरबीसी पहुंच जाएगी स्प्लीन में। इसको हिंदी में प्लीहा कहते हैं। स्प्लीन एक गोलाकार रचना होती है जो आपके इंटेस्टाइन से लगा होता है स्प्लीन। तो 120 दिन के बाद स्प्लीन में जाएगी, वहीं मर जाएगी, इसलिए इसको स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अब आते हैं ए का मतलब एन। पहले एन का मतलब समझ लीजिए नंबर। नंबर का मतलब क्या हुआ? संख्या। संख्या। देखिए, एक पुरुष के रक्त में, एडल्ट पुरुष यानी एडल्ट मैन, जो एडल्ट होगा, एडल्ट मैन के रक्त में आरबीसी की संख्या लगभग 50 लाख पर घन, इसको क्यूबिक मिलीमीटर कहते हैं, घन मिलीमीटर। हिंदी में कहेंगे 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर।
आपके रक्त में आरबीसी, उसका मतलब नहीं समझ रहे होंगे कि मतलब क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा समझिए कि घन मिलीमीटर का मतलब क्या होता है। जैसे आपके शरीर से रक्त निकाल दिया जाए और रक्त को 1 मिलीमीटर के घन में रखा जाए, घन आपका ऐसे बनेगा ना, घन होगा कि नहीं। 1 मिलीमीटर ऊंचाई है, 1 मिलीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब हो गई। अब इसमें रक्त भर दें, इसमें रक्त भर दें, तो रक्त में आरबीसी की संख्या कितनी है? 50। ये इसका मायने है, यानी पुरुष के रक्त में 50 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। लेकिन अगर आप स्त्री में आए तो एक एडल्ट वुमेन की बात करें तो वुमेन के रक्त में आपको जो इसकी संख्या मिलेगी लगभग 45 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर, यानी महिलाओं में लगभग 10 से 15% तक, मतलब ये 40 से 45 लाख मिलेगा। यहां पर देखिए ये जो डाटा होता है ना, कोई निश्चित नहीं होता है। कोई पुरुष हो सकता है 45 लाख, कुछ स्त्रियों में हो सकता है 40 भी मिले, लेकिन लगभग 45 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर महिलाओं के रक्त में आरबीसी होती है। बात इतनी समझ में आई। बाकी आरबीसी का क्या काम है तो भी मैं आगे बताऊंगा। तो आपको ये और ये समझ में आ गया, संख्या बता दिया। और लास्ट वाले की बात करेंगे जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, केंद्रक, हिंदी में कहेंगे केंद्रक। समझ में आ रहा है होगा हमारे ख्याल से आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, मैं बेसिक से बता रहा हूं। अब देखिए एन का मतलब यहां पे हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक। केंद्रक शब्द साइंस में दो जगह आता है, परमाणु का केंद्रक होता है और कोशिका का केंद्रक होता है। दोनों अलग अलग चीजें, कभी मिलाइएगा नहीं। मैं यहां पर बात कर रहा हूं कोशिका के केंद्रक की, न्यूक्लियस। अब अगर न्यूक्लियस की बात करें तो अमूमन जितने भी हम लोग हैं, जितने भी स्तनधारी हैं, उनकी जो आरबीसी होती है, ये ध्यान रखिए, स्तनधारियों के, हम लोगों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। और मनुष्य या अन्य जीवों के रक्त की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन दो ऐसे जीव हैं, जहां से क्वेश्चन भी पूछा था, जिनके रक्त के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और पाया किन में जाता है? एक तो ऊंट है, वो कैमल कहते हैं, और दूसरा लामा है। लामा क्या है? समझिए ऊंट का छोटा भाई है, पहाड़ों में होता है। ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अन्य जीवों के रक्त की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। कुल मिलाकर देखिए ये टॉपिक जो है वो फैक्चुअल ज्यादा है। कॉन्सेप्चुअल जो ब्लड में टॉपिक है वो रुधिर वर्ग, ये फैक्चुअल है, इसको कहीं ना कहीं से आपको याद करना ही पड़ेगा। याद करने का एक सरल तरीका मैंने इसीलिए आपको बता दिया है कि थोड़ा सा इससे आपको याद करने में, पॉइंट में लिखेंगे तो आसानी होगी, और शब्दों में निबल की तरह पूरा लिखेंगे तो फिर वो भूल जाएगा। तो आपको ये समझ में आया कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि अन्य जो रुधिराणु है, जैसे बात करें डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, और प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता। ये ध्यान रखिएगा। 3 प्रकार के रुधिराणु है जिनमें केवल केंद्रक डब्ल्यूबीसी में होता है, किसी में नहीं होता। तो ये चीज क्लियर हो गई हमारे ख्याल से आपको, कम समय में ज्यादा चीजें। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, एसएलएचसीवी का मतलब क्या है। देखिए इस वाले पहले एस को बात करते हैं। इस वाले एस का मतलब होता है यहां पर स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा।
सबसे छोटी आरबीसी जानते हैं किसकी होती है? मस्क डियर की। ये मस्क डियर को हिंदी में कहते हैं कस्तूरी मृग। ये जो मस्क डियर है, कस्तूरी मृग, ये उत्तराखंड का राज्य पशु है। सारी जिंदगी सुगंध के पीछे भागता है, लेकिन इसके पीछे नाभि के पास से सुगंध आती है, इसको पता नहीं रहता। तो सबसे छोटी आरबीसी मस्क डियर की होती है, कस्तूरी मृग की। और दूसरा है एल। लार्जेस्ट। सबसे बड़ी आरबीसी मेढक में पाई जाती है। मेढक की जो आरबीसी होती है, फ्रॉग की जो आरबीसी होती है, वो सबसे बड़ी होती है मेढक में। ठीक है। अब आते हैं ये बहुत ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है इसके कंपेयर में। इन सब में देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आया है, और उसके बाद 1 2 3 ये इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा ये है और फिर ये है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको जानना है। अब बात करते हैं एच की। हिल एरिया, ये क्या है? हम लोग क्या कि पहाड़ों में देखेंगे जो लोग रहते हैं, उनके चिक्स लाल लाल होते नहीं होते? आप भी चले जाएंगे पहाड़ों में 2.5 से 3 महीने के बाद, आपका भी गाल लाल लाल हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है पता है? पहाड़ों में रहने वाले लोगों के गाल लाल होते हैं, क्वेश्चन भी आया है। उसका कारण ये होता है, समझिएगा थोड़ा सा, इसकी कॉन्सेप्चुअल है यहाँ पे। पहाड़ में जाने पर ऐसा क्यों होता है? देखिए, हम प्लेन में रहते हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ ही रहे हैं सर से। प्लेन में रहते हैं तो यहाँ पे वायु की डेंसिटी, और अगर पहाड़ों में जाते हैं वहां वायु की डेंसिटी में क्या अंतर होता है? यहाँ पे डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी ज्यादा होती है, और यहाँ पे क्या होती है? कम होती है। जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो वायु में ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो घटेगी कि नहीं घटेगी? घट जाएगी। अब आप यहां से जब पहाड़ों पे जाएंगे तो वहां ऑक्सीजन कम है, तो आपका शरीर उस विषम परिस्थिति को कंपनसेट करता है, यानी अपने आप को वो उस नए वातावरण में धीरे धीरे एडजस्ट करता है, कंपनसेट करता है। तो होगा क्या, आपके शरीर में एक अंग है किडनी, जिसको हिंदी में कहते हैं वृक्क। किडनी का महत्वपूर्ण काम तो रक्त को छानना होता है, फिल्टर करना होता है। इसके अलावा किडनी से एक हार्मोन भी निकलता है। इसे शरीर का जो प्रत्येक आंतरिक अंग है उसका एक अपना काम है। उस काम के अतिरिक्त शरीर के प्रत्येक आंतरिक अंग से कोई ना कोई हार्मोन जरूर निकलता है। तो इससे एक हार्मोन निकलता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये हार्मोन क्या है, मैंने तो कभी सुना नहीं है। ये बहुत मजेदार टॉपिक है। हार्मोन ग्लैंड वगैरह क्या है? हार्मोन समझिए एक प्रकार का लेटर है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात करता हूं। हार्मोन को शरीर का संदेश वाहक कहते हैं। जैसे अभी आप आगे पढ़ेंगे, आपके शरीर में ग्लैंड होती है। आप कहें सर ये ग्लैंड, ये ग्रंथि क्या होती है? बहुत ही कम शब्दों में बात है कि है क्या। समथिंग बनाओ, समथिंग निकाले, कुछ बनाए और निकाले, उसे ग्लैंड कहते हैं। जैसे मिल्क का बनना, आंसू का बनना, पसीने का बनना, समझ रहे हैं ना? ये जो बन रहा है ये कौन बना रहा है? ग्लैंड। ग्लैंड ग्लैंड का कोशिकाओं का ऐसा समूह जो समथिंग बनावे और निकाले, ग्रंथि होगी। बाकी आगे बोले, आपके शरीर में ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है: बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। उसमें जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो हार्मोन निकालती है। इसके बारे में बात करेंगे, अभी इसके साथ बात करेंगे तो गड़बड़ा जाए।
सारी चीजें कोरिलेटेड है। तो हार्मोन का एक संदेश वाहक है। आप ऐसे समझिए, जैसे आप ब्लेंड हो गए, आपने एक लेटर लिखा, तो लेटर हो गया हार्मोन, रथ क्या हो गया, पोस्टमैन। पप्पू को पहुंचाना है, लेटर लिखा, आज से 25-30 साल पहले जाइए तो लोग लेटर लिखते थे, बॉक्स में डालते थे, फिर जो डाकिया लेटर को अपने झूला में भरता था और घर में नॉक करता था, पप्पू कुमार है, पप्पू कुमार को पप्पू का जो लेटर है वो डिलीवर कर दिया। अगर पप्पू कुमार को राजेश कुमार का लेटर डिलीवर करेंगे तो बेकार है उसके लिए। बस यहां पे अंतर ये कि आप, यहां पे अंतर ये है कि ये लेटर लिख रहा है, लेटर लिखा वह है हार्मोन, हार्मोन को डाल दिया ब्लड में। ब्लड क्या है, डाकिया। अब ये ब्लड पूरे शरीर में लेटर को लेके घूम रहा है, जिसकी गरज हो लेटर ले, नहीं तो ना ले। बात मेरी समझ रहे, लेटर इसमें है, जिस अंग के लिए जो लेटर बना है, जिस अंग के लिए जो लेटर बना वही अंग उस लेटर को खींच पाएगा, बकिया के लिए बेकार है, कूड़ा है। बाकी तो हार्मोन के समय पढ़ाएं। तो इस तरह से जो किडनी है एक हार्मोन बनाती है, और उस हार्मोन का जो नाम है वो है तो देखिए सब जगह नाम इरिथ्रो लगता है। अगर इरिथ्रो वर्ण आ रहा है इसका संबंध आरबीसी से। और एक चीज और बता रहे थे, कभी आरबीसी से संबंधित रोग का नाम आवे तो लास्ट में मिया देखिएगा, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, एनीमिया, लास्ट में मिया लगा है तो डेट श्योर है ये रोग आरबीसी से संबंधित है। तो ये जो हार्मोन का नाम है इरिथ्रोपोएटिन, ये हार्मोन कहां से निकलता है, किडनी से निकलता है। अब करता क्या है यह हार्मोन, यह हार्मोन प्रभावित करेगा किसको, किसको करेगा प्रभावित, रेड बोन मैरो को। लाल अस्थि मज्जा में जो इरिथ्रोइड सेल है ना, लाल अस्थि मज्जा को क्या करेगा, ये हार्मोन प्रभावित करेगा। क्यों प्रभावित करेगा, और आरबीसी बनाओ। कैसे करेगा, जब और आरबीसी बनेगी तो क्या होगा, लीवर की संख्या बढ़ गई, वायु में ऑक्सीजन कम है। आप एक एग्जाम्पल से समझिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। पहले एग्जाम्पल बनाता हूं, तब ऐसे हो सकता है दिक्कत हो रही हो। जैसे मान लीजिए आप अधिकारी बन गए हैं, माल पानी कमा लिए हैं खूब, अब एक बड़ा सा प्लॉट भी खरीद लिए हैं, एक बड़ा सा प्लॉट खरीद लिया। अब आप मूड में है कि हमको मकान बनवाना है। प्लॉट थोड़ा कंजेस्टेड इलाके में, नेचुरली कंजेस्टेड इलाके में प्लॉट होगा तो महंगा होगा। आपने 1 लाख ईंट मंगा लिया मकान बनवाने के लिए, लगभग 1 लाख ईंट आपने मकान बनवाने के लिए मंगवा लिया। 50,000 ईंट तो इस प्लॉट के पास गिरवा दिया, 50,000 ईंट थोड़ा दूर गिरवाना पड़ा। क्यों, क्योंकि जगह नहीं थी। आपने क्या किया, यहां पर 10 मजदूर लगा दिए और यहां पर मिस्त्री काम कर रहा है। प्रतिदिन मिस्त्री को 1,000 ईंट की जरूरत है। बहुत आसानी से ये 10 मजदूर यहां से ईंट यहां पहुंचा दिए। डिमांड कितनी है, 1,000 ईंट की। 10 मजदूर दिन भर में खींचा खाची करके पहुंचा दिए। अब यहां से ईंट खत्म, अब ईंट यहां से लाना है, मजदूर की संख्या 10 है, ईंट चाहिए 1,000, तो क्या करेंगे। एक तो तरीका एक तो पूरा उठा के यहां रखें, मैनेजमेंट इसका क्या होगा। दूसरा तरीका आसान ये नहीं है, मजदूरों की संख्या बढ़ा दें। यही आपके शरीर में होता है। तो जब ये इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन निकलेगा तो रेड बोन वालों को प्रेरित करेगा, रेड बोन वालों को प्रेरित करेगा तो क्या होगा, उसकी संख्या आरबीसी की बढ़ गई। और वायु में ऑक्सीजन कम है, ज्यादा आरबीसी है तो पकड़ के पहुंचा रही है,
तो जब रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी तो गाय टमाटर की तरह लाल नहीं हो जाएंगे, ये होता है। इसलिए पहाड़ों में रहने वाले व्यक्तियों के रक्त में आरबीसी की संख्या लगभग 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 10 से लेकर के 20% तक अधिक होती है। अब तुरंत जाएंगे, अब देखिए एक नॉर्मल आदमी जो पहाड़ों पर चढ़ता है कांपने लगता है, क्यों? रक्त में आरबीसी की संख्या। और जो पहाड़ी होगा वो तेजी से चढ़ता है क्योंकि वो ब्रीदिंग कर रहा है, तो वायु में ऑक्सीजन कम है, लेकिन आरबीसी की संख्या ज्यादा है। आरबीसी क्या कर रही है? आसानी से उसको क्या कर रही है? पकड़ ले रही है। इसलिए पहाड़ों में रहने वाले व्यक्तियों के गाल लाल दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उनके रक्त में आरबीसी की संख्या समतल में रहने वाले व्यक्तियों से अधिक होती है। क्लियर हुआ? अब ये आते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी। ठीक, इसको बात करते हैं। देखिए, सी का मतलब होता है कलर। आरबीसी का कलर रेड है। कारण क्या है? अब एक्चुअल में हीमोग्लोबिन का कलर नीला होता है, लेकिन लाल क्यों हो जाता है? आइए देखते हैं। आरबीसी के रंग का कारण हीमोग्लोबिन है। अगर हम एक जीवित आरबीसी की बात करें, एलाइव आरबीसी की, एक जीवित आरबीसी की बात करें, तो एक जीवित आरबीसी के लगभग 90% भाग को एचबी बनाता है। एचबी शॉर्टकट में कहेंगे हीमोग्लोबिन। जीवित आरबीसी के 90% भाग को, सॉरी 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 सॉरी, एलाइव आरबीसी के 34% भाग को हीमोग्लोबिन बनाता है। जीवित आरबीसी के 34% भाग को हीमोग्लोबिन बनाता है। लेकिन मृत और सूखी आरबीसी के, मृत और डेड एंड ड्राई सूखी आरबीसी के 90% भाग को एचबी बनाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जीवित आरबीसी का 34% भाग हीमोग्लोबिन क्या है? एक रसायन, एक केमिकल, एक अणु। जीवित आरबीसी के 34% भाग को, ये जीवित के, और डेड और ड्राई के 90%। ये पढ़ कैसे गया? आइए पहले इसको समझते हैं। किताब पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा होगा, तो कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ को समझ में नहीं आएगा। पहले ये समझते हैं। हम आपसे कहें कि ऐसा करो 10% चीनी का शरबत बनाओ, 10% चीनी का शरबत बनाओ, तो क्या करेंगे आप? 1 लीटर वाटर ले लिया इसमें और 100 ग्राम चीनी डाल दिया लगभग, तो 10% का ये शरबत नहीं बना। क्लियर है? अब आप पता है, ऐसा करो कोई भी तरीके से केवल आधा लीटर पानी बाहर निकाल लो, गर्म करके उबाल के, कैसे भी पानी निकालना है, चीनी नहीं निकालना। अब आधा लीटर जब पानी निकाल लोगे तब ये कितने प्रतिशत का सोल्यूशन हो जाएगा? पहले 10% था, आधा लीटर पानी निकाल लोगे तब आधा लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी है ना, तो ये परसेंट इंक्रीज हुआ कि नहीं? 20% हो जाएगा। बढ़ा नहीं हो जाएगा। यही चीज तो है यार, जीवित आरबीसी तो 34% में आपको हीमोग्लोबिन, और मैंने क्या लिखा है? मृत और सूखी, सारा पानी निकाल दिया, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितना हो गया? 92। यानी आरबीसी के मैक्सिमम भाग को हीमोग्लोबिन बना रहा है, या तो उसमें पानी है। ये बात समझ में आई कुछ तक? अब देखिए आगे, इसमें कई चीजें समझने के लिए।
यानी आरबीसी का मुख्य भाग जो होता है, मुख्य जो अंश है, कंपोनेंट है, वो क्या है? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन को अच्छे से समझते हैं। देखिए, आप नेट पे जाएंगे तो हीमोग्लोबिन की स्पेलिंग ये मिलेगी, हीमोग्लोबिन। लेकिन अगर आप पुरानी किताब पढ़ेंगे तो इसमें स्पेलिंग नहीं मिलेगी। दोनों सही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो हीमोग्लोबिन है वो दो चीजों से मिलकर के बना है, ठीक है। हीम प्लस ग्लोबिन। और ये हीम किसका बना है? आयरन प्लस 4P4Pरीन। आयरन प्लस 4Pरीन का बना। अब खास चीज समझिए क्या है क्या क्या चीज। देखो बेटा, ये जो हीम है ना, ये बना है आयरन प्लस 4Pरीन का। अब इसी के सिमिलर और पिगमेंट की बात करें थोड़ा सा, तो इसके सिमिलर एक और पिगमेंट होता है। आपने देखा होगा पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में अगर बात करें, ये हरे रंग का, ये लाल रंग का लगभग। क्लोरोफिल दो चीज से मिलकर बना है, मैग्नीशियम प्लस पायरीन। ठीक, कुछ समानता दिख रही है। अब अगर एक लोहे की कढ़ाई ले लें, आयरन बकेट या आयरन कढ़ाई ले लें, और उसमें हरी सब्जी डाल दें, हरी सब्जी डाल दें, तो हरी सब्जी से आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। वैसे मैग्नीशियम आपके शरीर को कम मात्रा में चाहिए, लेकिन ये मिलेगा। अब लोहे की कढ़ाई में खाना बनाएंगे तो कुछ मात्रा में आयरन मिलेगा, तो हीम बन जाएगा। और ये जो ग्लोबिन जानते हैं ये क्या है? ये प्रोटीन है। और अगर भोजन में आप ठीक ठाक प्रोटीन ले रहे हैं, हीम आपको वहां से मिल रहा है और प्रोटीन मिल रहा है, तो हीमोग्लोबिन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब अगर खाने को आप बनाते हैं इसमें, लोहे के अलावा कोई भी बर्तन आप इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने का, वो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जैसे एल्युमिनियम के बर्तन यूज करते हैं, कढ़ाई यूज करते हैं, कुकर यूज करते हैं, बल्कि वो एल्युमिनियम नहीं है, ड्यूरालमीन है। वो एक मिश्र धातु से, क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है ना, सॉफ्ट एलिमेंट होता है, मुलायम होता है, प्योर एल्युमिनियम। उसको मिक्सचर करके बनाया जाता है। तो जब आप खाना बनाएंगे तो एल्युमिनियम का कुछ, जिसे एल्युमिनियम का कुछ अंश आपके खाने के साथ मिल जाएगा, और खाने के साथ मिल जाएगा तो इससे आपके शरीर पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और आजकल देखिए एक और चीज प्रचलन में है, एक कढ़ाई बनती है, आपने सुना होगा उसकी, नॉन स्टिकी। ये जो नॉन स्टिकी बर्तन है, ये क्या होता है, कैसे बनाया जाता है? एल्युमिनियम या ड्यूरालमीन पर लेप लगाते हैं। किसका? प्लास्टिक का। प्लास्टिक देखिए हमारे इन्वायरमेंट में दो प्रकार की होती है, मुख्य रूप से कई प्रकार की। दो मुख्य प्रकार की प्लास्टिक क्या होती है? एक तो होती है पीएच, थर्मो प्लास्टिक होती है। एक तो आपकी थर्मोप्लास्टिक होती है, दूसरी आपकी थर्मो सेटिंग प्लास्टिक होती है। अब इसकी हिंदी मत पूछिएगा, क्योंकि इसकी हिंदी बताना मुश्किल है। एक थर्मोप्लास्टिक है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब दोनों में अंतर समझिए। सीधा से उसका एग्जाम्पल, जब घर में कोई चीज प्लास्टिक की टूटे फूटे और कबाड़ी उसको खरीद के ले जाए, कुछ पैसा दे जाए, तो समझिए वो थर्मोप्लास्टिक है, यानी जिसकी रिसाइकिल हो सकती है। थर्मोसेटिंग वो प्लास्टिक है जिसकी रिसाइकिल नहीं हो सकती, जो सबके पास
आज रहता है जेब में, जिसको कहते हैं मोबाइल है, कंप्यूटर का कैबिनेट है, जो आप बैग लेके कॉलेज, स्कूल, कोचिंग जाते हैं, ये सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी कई प्रकार की होती है। उसमें एक होती है जो इस पर लेप लगाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पर। और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसका नाम है टेफ्लॉन। ये टेफ्लॉन का इसमें लेप लगाते हैं। अब आप खाना जब इसमें बनाएंगे तो क्या होगा? खाना बनाते समय ये टेफ्लॉन आपके खाने के साथ मिक्स होगा, और खाना शरीर में जाएगा तो टेफ्लॉन आपके शरीर में आपको कैंसर का कारण बन सकता है। तो इस तरह से खाना बनाने के, भले देखिए लोहे के बर्तन में आप खाना बनाएंगे ऊर्जा भले ज्यादा लगती है, क्योंकि लोहा एल्युमिनियम की तुलना में लोहा एक अच्छा कंडक्टर नहीं है। लोहा और एल्युमिनियम की तुलना करें तो एक जो एल्युमिनियम है वो अच्छा कंडक्टर है लोहे की तुलना में, लेकिन लोहे के बर्तन में खाना बनाना शरीर के लिए अच्छा होता है। एक तो बात मैंने आपको ये बताई कि क्लोरोफिल क्या है। दूसरी चीज ये समझेंगे कि जब हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से जुड़ता है, कंबाइन करता है, जुड़ता है, तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से जुड़ता है, अभी हीमोग्लोबिन हल्का ब्लू होगा, जब ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो बनाएगा क्या? ऑक्सी। ये क्या होगा? डार्क रेड होगा। ये डार्क रेड होता है, इसका रंग हल्का नीला होता है हीमोग्लोबिन। तो इसका मुख्य काम होता है ऑक्सीजन को पकड़ना। अब इसके बाद बात करें आरबीसी का, जो काम आरबीसी का वही, जो काम हीमोग्लोबिन का है वही काम आरबीसी का है। इसका काम क्या? ऑक्सीजन को पकड़ा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब ये पहले लगता है, अब ये आरबीसी जो है इस ऑक्सीजन को कहां पहुंचाएगी? बॉडी के सेल में पहुंचाएगी। सेल में ऑक्सीजन पहुंचा, ठीक। खाने में खाया आपने आज रसगुल्ला, या खाने में खाया आपने चावल दाल जो भी, तो खाने में सबसे ज्यादा है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट होती, जो इकाई होती, उसको ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज पहुंच गया ब्लड में, और ब्लड के माध्यम से पहुंच गया सेल में। अब आपके सेल में हुआ क्या कि जब ग्लूकोज ब्लड में पहुंचा और ऑक्सीजन भी पहुंचा है, तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से जुड़ा तो ग्लूकोज टूट गया जल में और CO2 में, और ऊर्जा बन गई। ये मूत्र से बाहर कर दिया, ये फेफड़े से बाहर कर दिया, और इसको माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर कर लिया। यानी ये श्वसन क्रिया हो रही है। श्वसन क्रिया कहां हो रही? कोशिका के अंदर। हम आप जो करते हैं वो श्वसन नहीं है, ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग को शुद्ध हिंदी में श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ये श्वसन नहीं है, ब्रीदिंग है। अगर ये श्वसन होता तो पेड़ पौधे के पास तो फेफड़ा ही नहीं। श्वसन का मतलब होता है कार्बनिक पदार्थ का टूटना और ऊर्जा मुक्त होना। तो इस प्रकार से हीमोग्लोबिन का यह काम। अब यहां से एक चीज और निकल के सामने आती है। अगर आप ऑक्टोपस की बात करें, सब इस धरती पे वर्तमान में 15 लाख से भी अधिक आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म है इस धरती में, 15 लाख के लगभग। अब सभी जंतुओं का रक्त लाल नहीं होता है। अब जैसे ऑक्टोपस को देखिए, इसका रक्त नीला होता है, आपका रक्त लाल होता है। इसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता, हीमोसाइनिन होता है। हीमोसाइनिन बना होता है हीम प्लस साइनिन का। जैसे आपका ग्लोबिन प्रोटीन है, ऐसे इसमें साइनिन प्रोटीन होती है।
और जो हीम होता है, इसमें हीम बना है किसका? हीम बना है कॉपर प्लस पोरफीरिन का। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, पोरफीरिन जब मैग्नीशियम से जुड़ता है तो हरा हरा हो जाता है, पोरफीरिन जब आयरन से जुड़ता है तो लाल लाल हो जाता है, पोरफीरिन जब कॉपर से जुड़ता है तो नीला हो जाता है। यहां पे साइनिंग प्रोटीन है, ये हीम है। कॉपर से पोरफीरिन से जुड़ेगा तो हीम बनेगा। इसका लक्ष्य क्या होगा? नीला। जो काम आपका रक्त करता है वही काम इनका करता है, ऑक्टोपस का। अब कई बार क्वेश्चन आया, जैसे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट, कीड़े, कॉकरोच, इनका रक्त रंगहीन होता है, रंगहीन होता है, यानी श्वेत होता है। क्यों होता है? इनका रक्त रंगहीन इसलिए होता है क्योंकि इनके रक्त में कोई भी आरबीसी नहीं पाई जाती। इनके रक्त में आरबीसी नहीं पाई जाती, तो क्या और पाया जाता? हाँ, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट होता है, लेकिन इनके रक्त में आरबीसी नहीं पाई जाती। इनके रक्त को इसीलिए हीमोलिम्फ कहते हैं, हीमोलिम्फ। डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा है, जब सर इनके रक्त में आरबीसी नहीं है, इनके शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन कौन सप्लाई करता है? तो इसके शरीर में जो ब्रीदिंग सिस्टम अलग टाइप का है। आपने ब्रीदिंग सिस्टम यहां से लो, फेफड़े में जाए, फेफड़े से होते हुए ब्लड में जाए, और ब्लड से होते हुए सेल में जाए। इनमें ऐसा नहीं है। इनमें, इनके पूरे शरीर में पतले पाइप का जाल बिछा हुआ है, पतले पाइप का जाल बिछा है, जो बाहर से वायु उस पाइप से होते हुए शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक सप्लाई है, खासकर इंसेक्ट। तो इनका रक्त श्वेत होता है। अब आप ऐसा मच्छर मारे, लाल लाल क्यों निकल रहा, वो आपका चूसा हुआ रक्त निकल रहा है, समझ रहे ना? तो इंसेक्ट होते हैं, समानता बहुत सारे इंसेक्ट का रक्त का जो लाल जो रंग होता है वो श्वेत होता है। एक अकेला ऐसा जीव है जिसका रक्त लाल, ज्यादातर रक्त लाल जो मिलेगा वो जिनका जो रीढ़ की हड्डी होती है जिनमें। लेकिन केचुआ एक ऐसा है जिसका रक्त लाल होता है, लेकिन उसमें आरबीसी नहीं पाई जाती। केचुए का रक्त लाल है लेकिन आरबीसी नहीं है, उसके रक्त में हीमोग्लोबिन घुली हुई है लेकिन आरबीसी नहीं। समझ रहे ना? इसका क्या काम है? एचबी का, इसका। अब आखिरी रह गया, उसको बता देते ही पूरा खत्म हो जाए, फिर क्लास छोड़ देते हैं। तो ये समझ गए आप? आगे पढ़ाएं। रक्त लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन। बाकी तो बहुत सारी चीजें और भी है अभी, तो पहले इसको पढ़ा देते भी। देखिए, बी का मतलब जो बेटा होता है बर्निंग, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल आदि, कोयला आदि। जब फॉसिल फ्यूल जलता है तो एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। होता क्या है कि देखिए, हीमोग्लोबिन जो है, जब आप वायु लेंगे तो वायु में खाली ऑक्सीजन थोड़ा जाती है, और गैसें भी तो जाएंगे। बोलो, जब आप सांस लेते हैं तो पूरी वायु जाती है, तो बहुत सारी गैसें होती है। लेकिन हीमोग्लोबिन की एक टेंडेंसी है कि वो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन के पास एक ऑप्शन ये भी हो, यानी इसका आणविक संरचना ऐसी है कि ये इससे जुड़ता है, लेकिन इसके पास एक ऑप्शन यानी एक विकल्प ये हो कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो वायु में, तो ये ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ने की जो कंबाइनिंग कैपेबिलिटी है
250 टाइम मोर देन द ऑक्सीजन। यानी इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ने की जो क्या कहेंगे उसको कैपेबिलिटी यानी क्षमता, ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ने की क्षमता 250 गुना अधिक हो जाती है। यानी वायु में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ेगी, और जब हीमोग्लोबिन इसकी जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ती है तो एक रोग होता है जिसको कहते हैं हाइपॉक्सिया। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन नष्ट होने लगता है। ये पकड़ तो लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे हम इसको पकड़ लें और जब चाहे छोड़ दें, तो ऑक्सीजन को पकड़ा तो छोड़ सकता है, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ता है तो छोड़, कार्बन मोनोऑक्साइड को चपक लेता है, तो जब चपक लिया तो बेकार हुआ कि नहीं हुआ। जैसे अब आपके कपड़ा उतार दिया, कोई कपड़ा आपके शरीर में एकदम चिपक जाए तो उसको हटाना मुश्किल है कि नहीं, तो उस दशा में हीमोग्लोबिन क्या होती है, बेकार हो जाती है। समझ गए। यानी रक्त में अगर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो आपका शरीर ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड से उसकी कंबाइन करने की कैपेबिलिटी वो 250 टाइम मोर होती है, ज्यादा होती है। समझ गए। तो आज मैंने आपको, ये तो बहुत कुछ है, लेकिन आज मैंने आपको आरबीसी क्या होता है उसके बारे में बताया। अब डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट बताएंगे, रक्त संबंधी रोग बताएंगे, को टच करते हुए पर्यावरण को टच, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया प्रदूषण में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी तो क्या समस्या होगी। तो आज का क्लास यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में बात करेंगे।